नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और सत्ता के महासंग्राम में फिर से आपका स्वागत है। इस बात की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की ओर बीजेपी, सभी 29 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। अब तक 11 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है भाजपा। खजुराहो से बीडी शर्मा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की जीत। इंदौर से बीजेपी के शंकर ललवानी भी जीते। रतलाम से अनीता सिंह चौहान ने भी जीत दर्ज की। टीकमगढ़ से बीजेपी के वीरेंद्र खटीक जीते। होशंगाबाद से बीजेपी के दर्शन सिंह चौधरी ने भी जीत दर्ज की। मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते जीते। देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी की हुई जीत। बैतूल से दुर्गादास उइके, मुरैना से शिवमंगल सिंह जीते। 11 सीटों पर अब तक जीत चुकी है बीजेपी। 19 के परिणाम अभी आना बाकी हैं। सभी पर बढ़त बनाए हुए 29 सीटों पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ, कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत चुके हैं। इंदौर से शंकर ललवानी जीत चुके हैं। खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी जीत चुके हैं। गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जीत चुके हैं। वीरेंद्र खटीक, अनीता सिंह चौहान ने भी जीत दर्ज की। जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। बीजेपी के कार्यकर्ता जीत के बाद उत्साहित हैं, जश्न मना रहे। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हाथ में लेकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी, हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और मनोज वर्मा। आप सभी का स्वागत है। गुप्ता जी, एग्जिट पोल पर भी हमने आपसे बात की थी और आज नतीजों पर भी बात कर रहे हैं। जैसे एग्जिट पोल थे वैसे नतीजे नहीं आ रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार बनाती दिख रही है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है, जबकि कहा जा रहा था कि 2-3 सीटों पर कांटे का मुकाबला है। कैसे देखते हैं आप इन परिणाम? देखिए, जो नेशनल लेवल पर जो सीन है वो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सेटबैक है, क्योंकि वो जो उन्होंने जिस तरह से अपना एक स्ट्रेटजी बनाई थी या जो कैलकुलेट किया था, जो प्रोजेक्शन था, वो उन्हें मिला नहीं। जिन राज्यों में वो सोच रहे थे कि उनकी सीटें बढ़ेंगी, उन राज्यों ने उनका साथ नहीं दिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी है तो इसका असर सभी तरफ पड़ा। अब एक मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप तो जो है आप कई कारणों से होना था, लेकिन वो जो एक सीट होती है ना, जिसको छिंदवाड़ा को लेकर लोग कहते हैं कि ये जीत जाएंगे, तो वो भी एक मिथक भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर तोड़ दिया। पहले भी एक बार वो हार चुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने जो लीड जिस तरह की है, अब वो उस तरह का मामला नहीं है ना कि आप बहुत कम वोटों से आप जीत गए या जो है आपका मार्जिन कम है। तो अब तो मार्जिन भी अच्छा खासा है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि जो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं 5 साल से लगातार कोशिश कर रही थी। अलग अलग प्रभारी उन्होंने बनाए थे, कास्ट इक्वेशन भी थी, बहुत सारे इक्वेशन पर वो काम कर रही थी, तो उसके कारण वो जीत गई। बाकी जो सीटें अभी तक कांग्रेस पार्टी जीतती थी, आप 2019 से पहले कि गुना जीत जाती थी, तो वो सिंधिया के व्यक्तिगत उस पर जीत जाती थी। झाबुआ में जब आदिवासी साथ देते थे तो जीत जाती थी। अन्यथा जो कांग्रेस का ओवरऑल आप देखिए, 2009 का चुनाव छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती नहीं है लोकसभा में। और इस बार तो जो क्राइसिस कांग्रेस पार्टी में थी, चाहे लीडरशिप की हो या फिर उसे ये कहो कि भगदड़ मची हुई थी जिस तरह से कांग्रेस में, उसके कारण ये हाल होना ही था उनका कि अब आप जो है नई लीडरशिप को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व में यदि ये चुनाव हारती है
तो उनके लिए तो बड़ा धक्का है ना। आप दोनों जो बड़े नेता थे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दोनों की पराजय होती है, तो एक तरह से ये भी वोटर का जो माइंडसेट है, वोटर जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसको शायद पहले जो कांग्रेस उसको समझ नहीं पाई कि विधानसभा चुनाव में लोगों की जो नाराजगी थी इन्हीं लोगों के कारण थी। अब कांग्रेस में परिवर्तन किस तरह का होता है, किस तरह से वो आगे अपनी तैयारी करती है, अन्यथा यही माहौल रहा, इसी तरह से रहा, तो कांग्रेस के लिए आगे काफी चुनौतियां हैं इस पूरे उसमें राजनीति में। लेकिन प्रभु जी, एनडीए सरकार बनाते तो दिख रही है, पूर्ण बहुमत की ओर जाते दिख रही है, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी नीतीश और नायडू के पास है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कौन से कोर एजेंडे हैं जो बीजेपी के, वो धरे रह जाएंगे साइड में? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, जो प्रधानमंत्री चुनाव के अंतिम दौर में कह रहे थे कि अभी तक तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अब मैं आके दिखाऊंगा तीसरे कार्यकाल में। तो जो फिल्म जो भी दिखाना चाह रहे थे वो फिल्म अब वो शो नहीं हो पाएगा, रिलीज ही नहीं हो पाएगी वो फिल्म। हम चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लें, जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा था कि तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वो शायद मुझे नहीं लगता कि अब गठबंधन सरकार में वो संभव हो पाएगा, क्योंकि उसको लेकर गठबंधन के बहुत सारे सहयोगी भी सहमत नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो एक देश एक चुनाव का मामला है, या और भी जो बीजेपी के मतलब, और सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरीके से जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नेताओं के खिलाफ जो जांचें चल रही हैं, चाहे ईडी की हो, सीबीआई की हो, ये सब पर भी विराम अब इस कार्यकाल में लग सकता है निश्चित तौर पर। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये 30 सीटें जो है ये अहम किरदार हैं। ये अभी ये तय नहीं है, अभी ये एनडीए के साथ हैं आज की तारीख में। कल ये कहाँ रहेंगे, सरकार बनाने की स्थिति में ये कहाँ रहेंगे, क्या ये इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि एक अफवाह उड़ी, हालांकि बाद में शरद पवार ने उसका खंडन किया है कि इन दोनों नेताओं से वो बात कर रहे हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर एक जो मोदी राज जो 10 साल का रहा, तो बीजेपी पूर्ण बहुमत था, लेकिन एनडीए को साथ लेके चल रही थी, वो अपने मन मुताबिक निर्णय ले रहे थे। राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद कई बिल उनने अपने मर्जी के वहाँ पे पारित करा लिए। तो उस तरीके की स्थितियाँ अब होने वाली नहीं है। तो निश्चित तौर पर यदि नीतीश कुमार को, जो कि इंडिया गठबंधन के फाउंडर मेंबर रहे हैं, यदि उनको उधर से ऑफर आ जाता है, धोखे लगे, इमेजिन कीजिए यदि उनको ऑफर आ जाता है उधर से कि वो आइए और प्रधानमंत्री कुर्सी संभाल लीजिए, वो नारा वो पहले दे चुके हैं 2.5 साल वाला फार्मूला। तो यदि ऐसा कोई फार्मूले पे उनको यदि राजी कर लेता है इंडिया गठबंधन, तो क्या वो इधर टिकेंगे? इसकी भी कोई संभावना भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर बड़ा एक धुंध की स्थिति है, जब तक ये पूरे परिणाम नहीं आ जाते, उसके बाद सब मिल बैठकर एक निर्णय अपना नेता नहीं चुन लेते। क्योंकि अब एनडीए गठबंधन को अपना संयोजक बनाना होगा, अपना नेता चुनना होगा, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। और जो वर्तमान सरकार है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उसको लेकर अभी तक तो सब उनकी बात मानते थे। अब इस स्थिति में जब वो पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो क्या सहमति के सुर बनते हैं, क्या असहमति के सुर निकल कर आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो बहुत बड़ा फैक्टर है ये ब्रजेश जी, अभी इसको समझना होगा। जब पूरे नतीजे आएंगे उसके बाद ये स्थिति यहाँ पर साबित हो पाएगी। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, तो बिल्कुल दिनेश जी ने सही कहा, पहली बार हुआ है, ये बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति है कि गुजरात जैसा राज्य, जो कि गृह प्रदेश है दोनों बड़े नेताओं का बीजेपी के, उसने साथ नहीं निभाया, उसने पूरी सीटें नहीं दी। राजस्थान जो 2 चुनाव से पूरी सीटें दे रहा था, वो पूरी सीटें नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश ने इस बार 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी हैं। ये एक बड़ा मध्य प्रदेश का योगदान ये मान के चल सकते हैं। जिस तरीके के प्रयोग उनने किए, वो प्रयोग भले दूसरे राज्यों में सफल नहीं हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल आया। इसमें चाहे हम लाडली बहना योजना के तहत जो काम हुआ पिछले दौर में, उसको श्रेय दे लें, चाहे बीजेपी संगठन को श्रेय दे लें। क्योंकि मोदी मैजिक जो कह रहे थे, वो मोदी मैजिक यदि मध्य प्रदेश में चला है तो दूसरे पड़ोस के राज्यों में क्यों नहीं चला, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो मनोज जी, जब मोदी मैजिक है वो मध्य प्रदेश में नहीं चला, या मध्य प्रदेश में चला है दूसरे राज्यों में नहीं चला, तो इसके पीछे क्या बीजेपी की रणनीति को सफलता के पीछे माने, या कांग्रेस चूक कर गई है, इस वजह से मध्य प्रदेश में वैसे परिणाम आए जैसे दूसरे राज्यों में कांग्रेस के फेवर में आए वैसे नहीं आए? गुजरात में भी वो सीट ले रहे हैं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पर कि कांग्रेस को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें कि विधानसभा चुनाव के नज़रिए से देखें, तो ये हमको उत्तर प्रदेश में, माफ़ कीजिए, राजस्थान में भी देखना होगा।
कि नतीजे वहाँ एक जैसे ही आए थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनी थी। कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं दिखी थी। लेकिन आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक लड़ाई चल रही राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में जो उनकी इकलौती सीट थी वो गवा बैठे। लग रहा था दिग्विजय सिंह कुछ टक्कर देंगे। ग्वालियर, चंबल, भिंड, जो भिंड मुरैना ग्वालियर की सीट है, वहाँ कुछ बीजेपी को टक्कर मिल सकती है, या खरगोन वो एक सीट हो सकती है। लेकिन कहीं भी कांग्रेस मुकाबले में नहीं दिखी। बल्कि जिस झाबुआ की हम बात कर रहे थे कि उपचुनाव में जो कांग्रेस ने पहले जीती थी, बाद में जो रोडमल लागर को हटाया गया था, वो कहा गया था कि 90,000 वोट से वो बहुत मुश्किल जीते, कैसे जीतेंगे, वो सीट तक बीजेपी ने 2 लाख से ज़्यादा वोटों से आप देखिए जीत लिए। इंदौर और खजुराहो में तो मुकाबला ही नहीं था। विदिशा को लेके किसी को संशय नहीं था। भोपाल में तो हमने देखा था दोपहर में जब पूरी मतगणना नहीं हुई थी, उसके पहले जो है आतिशबाजी शुरू हो गई थी, पोस्टर बैनर लग गए थे। लेकिन कांग्रेस शुरू से हम कह रहे थे, वो कह रही थी पूरा मध्य प्रदेश हम 3, 4, 5 सीटें जीत लेंगे। लेकिन वो डबल डिजिट में यहाँ जा नहीं रहे थे कि वो 27 में से, क्योंकि इंदौर में तो उम्मीदवार उनका हट गया था, और जहाँ से जो खजुराहो में हुआ था 27 सीटों में से वो ये नहीं कहने को तैयार थे कि हम 10 सीट जीत रहे हैं कि 12 सीट जीत रहे हैं। आप देखिए जब रुझान आने शुरू हुए थे तब भी हम कांग्रेस प्रवक्ता के साथ जो हम बैठे थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि मध्य प्रदेश में हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। तो जब तक ये कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं होगा तब तक आप कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कैसे कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक कारण रहा है। और जहाँ तक जो आपने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की बात है, तो जो बीजेपी जो आपने कहा कि एजेंडे की बात है, तो आप देखिए नीतीश कुमार निश्चित तौर पर दबाव डालेंगे कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, क्योंकि बिहार में वो करा चुके हैं। जिस अल्पसंख्यक आरक्षण को बीजेपी ने निशाना बनाया है, चंद्रबाबू नायडू अपनी सारी सभाओं में कह चुके हैं वो 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। बीजेपी उनके साथ गठबंधन में तो क्या असहज स्थितियां नहीं बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी सरकार बनी तो प्रत्येक मुस्लिम को जो हज यात्रा पे जाएगा उसको 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। ये वो एजेंडा है, इसमें दिक्कत आएगी। कॉमन सिविल कोड की जो प्रभु जी ने बात की है उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहमत नहीं होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन में सहमत नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार देखिए कि जब जो विशेष राज्य का दर्जा है उस पर बात मामला आकर खींचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के लिए वही दर्जा चाह रहे थे और चंद्रबाबू नायडू अपने जो आंध्र प्रदेश के लिए वही दर्जा चाह रहे थे। इसी को लेकर वो बीजेपी गठबंधन से अलग हुए थे और खींचतान इतनी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ जाते थे तो वो प्रोटोकॉल के तहत ना खुद जाते थे, ना अपने कैबिनेट के किसी मंत्री को प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भेजते थे। तो तलखी इतनी बढ़ गई थी। तो अब जिस स्थिति में विन विन स्थिति में, क्योंकि देखिए राज्य में उनका एक छत्र अधिकार है, उनको ना बीजेपी के समर्थन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर उन पर डोरे डालती है तो क्या कांग्रेस उनकी सारी शर्तें मान लेती है? और यही बात नीतीश कुमार पर लागू होती है, क्योंकि आज वो उठकर फिर गठबंधन से चले जाते हैं और अगर वो आरजेडी उनके साथ फिर से आने को तैयार है, कांग्रेस उनके साथ फिर से हाथ मिलाने को बिहार की राजनीति में तैयार है। तो ऐसे में ये 2 सबसे बड़े खिलाड़ी, और यही खबरें आ रही कि पहले प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू से बात की। आप देखिए कि जीतन राम मांझी, जिनको कोई गिनती में नहीं ले रहा था, उस बैठक के लिए अमित शाह उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इकलौती सीट भी है उनकी कि एक एक सीट का कितना महत्व है। क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर 30 सीटों के साथ ही खिलाड़ी इस गठबंधन से बाहर रह जाते हैं तो ये आंकड़ा 265 पे आ जाता है, और अगर ये इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होगा। तो बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तो मुझे लगता है कि जब तक सरकार का गठन नहीं होगा तब तक एक एक वोटर, जो माफ़ कीजिए एक एक जो सांसद है, वो बीजेपी के लिए बड़े काम का होगा, वो इंडिया गठबंधन के लिए बड़े काम का होगा। तो दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि 4:15 बज रहे हैं और अब भी ऐसी संभावनाएं हैं जो परिणाम नहीं आए हैं कि बीजेपी अपनी दम पे पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, या आपको ये भी लगता है कि चुनाव में यदि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको सबसे पहले न्योता मिलेगा, या ये दोनों दल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं, या ये भविष्य की बात है? देखिए, जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते तो मुझे उनको ही बुलाएंगे, राष्ट्रपति हैं, सब कुछ है, तो वो सबसे पहले तो ऑफर उन्हीं को देंगे, उसके बाद उन्हीं से समर्थन मांगेंगे कि आप बताइए आपके साथ कौन कौन लोग हैं, आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। तो वो ये प्रोसेस तो पूरा होगा, लेकिन जो आगे की राजनीति है वो एक अलग तरह की जो राजनीति होगी। यदि आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो आप सरकार कैसे चलाएंगे? क्योंकि अभी तक तो आप देखिए ना, पूरे देश में मोदी शाह की सरकार चलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और भारतीय जनता, ये जो नतीजे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत यदि नहीं मिला और यदि आप करीब पहुंच भी गए बहुमत के, तो भी भारतीय जनता पार्टी में जो नेता चुपचाप सारे निर्देश मान लेते हैं। मुझे लगता है कि उनके पार्टी के भीतर भी बहुत सारी समस्याएं होंगी,
बहुत सारे जो है लोग जो मुखर होकर अपनी बात सामने रखेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर चीजें सामने आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोदी का मैजिक तो चला नहीं पूरा, जो चलाने की लगातार बात हो रही थी कि मोदी का मैजिक चल जाएगा और जिस तरह की चीजें थी, क्योंकि चुनाव में लगातार देखिए जिस तरह से मतलब आप पोलराइजेशन की कोशिश हुई, एक प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मुसलमानों के बारे में बोला और उसके बाद जो यदि आप चंद्रबाबू नायडू से समझौता करते हैं, उनकी नीतियों से समझौता करते हैं, तो फिर क्या होगा? तो आप सत्ता के लिए समझौता करना हुआ ना आपका, तो पार्टी के भीतर भी इन सारी चीजों पर मंथन होगा। और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जहां से खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, वहां यदि सीटें कम हो जाती है तो इसका केवल योगी आदित्यनाथ तो उसके दोषी नहीं हो सकते। इसके लिए कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी, आप प्रधानमंत्री को ही मानेगी कि साहब आप तो वही थे, आपने सारे समझौते किए, आपने एनडीए का पूरा गठबंधन बनाया, इसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुमत नहीं ला रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्तिगत नाराजगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर की नाराजगी भी एक कारण हो सकती है। मध्य प्रदेश में भले ही नहीं दिख रही, क्योंकि इतने सारे नेता छोड़कर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो यहाँ भी तो उथल पुथल तो है, लेकिन नाराजगी का असर भले ही ना हो, लेकिन नाराजगी तो मध्य प्रदेश में भी महसूस कर रहे हैं सब, लोग महसूस कर रहे हैं। और इस तरह के नतीजों का इंतजार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में हो रहा था। ये नतीजे आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की अगली जो हम देखेंगे सियासत, हो सकता है कि अब जेपी नड्डा की जगह कोई ऐसा चेहरा अध्यक्ष पार्टी का बने जिस पर सब सहमति हो, मोदी शाह की मर्जी से नहीं बने, क्योंकि अब तो 30 जून तक ही तो उनका कार्यकाल है। आगे बहुत सारी जो सियासत बदलने वाली है, ये जो इनका जो अंकों का जो केवल खेल है, उसमें जब पिछड़ने से बहुत सारी सियासत अब बदलेगी। चलिए, तो फैजाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जिसका जिक्र कर रहे थे हम, एक के बाद एक बीजेपी को झटका मिल रहा है। फैजाबाद सीट पर बीजेपी हार गई है। बीजेपी के लल्लू सिंह चुनाव हारे हैं, सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीत गए हैं। और फैजाबाद का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। अयोध्या, जहां से राम मंदिर का पूरा एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद देश में बीजेपी मान रही थी कि अंडर करंट होगा, उसका फायदा उसको मिलेगा, लेकिन फैजाबाद वही सीट है जहां से बीजेपी हार गई है। तो ये फैजाबाद सीट के परिणाम घोषित हो गए हैं। बीजेपी के लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं, सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीत गए हैं। माना जा रहा था कि इस बार फैजाबाद से बीजेपी जीत जाएगी, राम मंदिर का असर वहां होगा। फैजाबाद से ये खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक झटका लग रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। दूसरी खबर रायपुर से आ रही है। रायपुर से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल जीत गए हैं। सरगुजा से चिंतामणि महाराज की भी जीत हुई है। बस्तर से कांग्रेस के कवासी लखमा हारे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से यह खबर आ रही है। सरगुजा, रायपुर और बस्तर से कांग्रेस के कवासी लखमा हारे हैं। सरगुजा से चिंतामणि महाराज की जीत हुई है। रायपुर से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल जीते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। जो रुझान थे अब वो परिणामों में तब्दील होने लगे हैं। सरगुजा की तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको। चिंतामणि महाराज की जीत दर्ज हुई है। यहाँ से शशि सिंह को हराया उन्होंने कांग्रेस से। बस्तर से कांग्रेस को हार मिली है। ब्रजमोहन अग्रवाल जीत गए हैं, कद्दावर नेता हैं छत्तीसगढ़ के।
तो मनोज जी, हम चर्चा कर रहे थे फैजाबाद की। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि माना जा रहा था, जिस तरह हमने पिछले चुनाव में देखा था भोपाल में, जो एक माहौल बना था दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा के बीच में, वैसा ही माहौल प्रज्ञा ठाकुर और दिग्विजय सिंह का, वैसा ही माहौल वहाँ से बनने की कोशिश हो रही थी या बनाने की कोशिश हो रही थी कि देश भर में असर पड़ेगा, लेकिन वही सीट धराशायी हो गई। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, और इसको इतना बड़ा मुद्दा हमने देखा था बीजेपी और उसके सहयोगी ने बनाया था, और कांग्रेस के जो तमाम सारे नेता मध्य प्रदेश या बाकी जगहों में छोड़कर आए थे पार्टी को, उन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी, वो सुरेश पचौरी और चाहे जो भी नेता रहे हों, छोटे से बड़ा कोई भी नेता, कांग्रेस ने, गठबंधन ने न्योता ठुकरा दिया था रामलला के उद्घाटन, मंदिर के शिलान्यास उद्घाटन का, इससे हम आहत होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। और उसी फैजाबाद में उसको पूरे प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, रामद्रोही कहा गया था, ये तक कहा गया था चुनाव में कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ये राम मंदिर पर हथौड़ा चला देंगे। लेकिन उसके बाद भी उसी फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी की हार ये बता रही है कि बीजेपी के हिसाब से सब कुछ ठीक नहीं रहा। प्रत्याशी चयन की बात हो या तमाम सारे स्थानीय मुद्दे, जो सामाजिक समीकरण अखिलेश यादव ने बनाया था राहुल गांधी के साथ मिलकर, उससे बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गच्चा खा गई है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि मोदी मैजिक नहीं चला हो, आप बिहार में देख लीजिए, जो बड़ा नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। आप केरल में देख लीजिए, अगर बीजेपी खाता खोल रही है, आंध्र प्रदेश में उसका खाता खुल रहा है, तेलंगाना में उसकी सीटें बढ़ रही है, कर्नाटक में जितना नुकसान मान के चला जा रहा था उतना नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीते हैं, कांग्रेस की सीट वहाँ छत्तीसगढ़ में कम हुई है, लेकिन राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो जो स्विंग स्टेट थी, पश्चिम बंगाल की हम बात करें, वहाँ पर जो झटका बीजेपी को लगा है, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे, जो सीए का जो मुद्दा बीजेपी ने चुनाव पहले और ज़ोर शोर से उठाया, अमित शाह ने उसको लागू करने की घोषणा की थी और उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम बंगाल में इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि मथुआ समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन वो बूमरैंग साबित हुआ वहाँ बीजेपी के लिए। उसका नुकसान बीजेपी को आसाम तक में हुआ है, जहाँ कहा जा रहा था कि अगर आप सीए के तहत नागरिकता लेते हैं, एक बार कागज़ देते हैं, तो आप इसके बाद नागरिक नहीं बन पाएंगे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, चाहे आपको पाकिस्तान भेजा जाए या जहाँ से भी आप चाहें। तो मुझे लगता है इस इशू ने ये जो बांग्लादेशियों का मामला हो, उसने आसाम और पश्चिम बंगाल इस दोनों जगह पर बीजेपी को हराने में बड़ी भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण जो बीजेपी के गठबंधन पर भारी पड़े, आपने कई सारे विनिंग कैंडिडेट के टिकट काट दिए। आप देख लीजिए टेनी, जिनके बेटे पर 8 लोगों को चलकर हत्या करने का आरोप लगा था, आप उनको टिकट देकर मैदान में उतार देते हैं। दूसरी तरफ आपने जो केसरगंज से ब्रजभूषण शरण है, पहलवानों को उत्पीड़न के आरोप में आप उनके टिकट काट के बेटे को टिकट दे देते हैं। पार्टी के खिलाफ बोलने वाले आप जो वरुण गांधी है, उनका आप टिकट काट देते हैं, और उनकी माँ वो भी पीछे चल रही हैं। तो ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो बता रही है कि बीजेपी ने, जो उनको लगा कि हम जो चाहे वो करेंगे और हमारे सारे पत्ते ठीक जाएंगे। विधानसभा में तो चल सकता था, लेकिन लोकसभा में वो मुझे लग रहा है कि बीजेपी पर ये अति आत्मविश्वास, प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी और मुद्दों का गलत चयन, वो मुझे लग रहा है बीजेपी को भारी पड़ रहा है। तो क्या प्रभु जी इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में थी, भटक गई थी बीजेपी, या मोदी पर ज़्यादा उन्होंने भरोसा जताया, रणनीतिक कौशल में एक तरफा रहा, संगठन को उतना तवज्जो नहीं मिली, ये कारण आपको उत्तर प्रदेश में भी लगते हैं, या जातिगत आधार पर उत्तर प्रदेश में ये लूज हुआ है? निश्चित तौर पर ब्रजेश, जिस तरीके से मनोज जी कह रहे हैं कि बीजेपी से कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, प्रत्याशी चयन में गलती हुई है। वो कृपाशंकर सिंह को यदि वो जो पूरी राजनीति जितने महाराष्ट्र में की, उनका उत्तर प्रदेश से लाकर चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश, बम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। और हालांकि वो चुनाव हार गए। तो इस मैं आ रहा हूँ प्रभु जी आपके पास। विदिशा से एक बड़ी खबर आई है, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ऐतिहासिक जीत हुई है। 8 लाख से अधिक मतों से जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को हराया। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले नेता बने शिवराज। फिलहाल अभी और नतीजे आने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश में जीत हुई है उसमें सर्वाधिक मतों से जीतने वाले हैं अभी शिवराज सिंह चौहान, 8 लाख मतों से जीते हैं। जश्न मनाया जा रहा है। ये विदिशा की तस्वीरें हैं। दूसरी खबर आ रही है इंदौर से। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी कमी हुई उसका हम आकलन करेंगे। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। यह जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि देश में जिस तरह से रुझान हैं, नतीजे आ रहे हैं, यदि उसमें कोई कमी रही है तो उसका आकलन किया जाएगा। प्रदेश में 29 सीटें जीत रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। कारण तो हम खोजेंगे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी चुनावी व्यवस्था है, उसमें कहाँ हमारी कमी हुई है हम उसका आकलन करेंगे। और हमेशा हम समीक्षा करते हैं, कभी भी चुनाव हारते हैं जीतते हैं हम समीक्षा करते हैं, इसकी समीक्षा तो होगी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा टफ सीट मानी जा रही थी, उधर दिग्विजय सिंह भी दोबारा खड़े हुए, दोनों की हालत खराब है। हाँ, हम 29 की 29 सीट जीत रहे हैं, दोनों मुख्यमंत्री के क्षेत्र से भी हम जीत रहे हैं। और ये जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी के प्रति विश्वास। सर, इंदौर 2 रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, एक शंकर लालवानी की बड़ी जीत का, दूसरा नोटा का 2 लाख के आसपास पहुंच गया है। इंदौर तो रिकॉर्ड ही बनाता है ना। इंदौर ने सफाई में रिकॉर्ड बनाया, अब वृक्षारोपण में भी रिकॉर्ड बनाएगा, मतदान में भी रिकॉर्ड बन रहा है, जीत का भी रिकॉर्ड बन रहा है। तो इंदौर का तो काम ही है रिकॉर्ड बनाना। ये कांग्रेस कारण तो हम खोजेंगे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी चुनावी व्यवस्था है, उसमें कहाँ हमारी कमी हुई है। तो आप सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे हम हारें या जीतें समीक्षा करते हैं, आकलन करते हैं, उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। तो ये तो तय है कि हो सकता है प्रभु जी बीजेपी अपनी गलतियों से सबक ले और फिर उसी रफ्तार में आगे बढ़ती हुई दिखे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करती है, अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार का चुनाव जो है एक भ्रम का चुनाव ये कह सकते हैं। बीजेपी को लगातार 2 चुनाव के बाद ये भ्रम हो गया था कि मोदी नाम के सिक्के के आगे सारे मुद्दे सब कुछ गौण है, उनकी रणनीति की ज़रूरत नहीं है, वो जब मन चाहे प्रत्याशी उतार सकते हैं। पूरा निर्णय जिस तरीके का लिया गया, हम देख रहे थे विधानसभा चुनाव आए थे, स्थानीय स्तर के चुनाव थे राज्यों के, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उनने मध्य प्रदेश के मन में मोदी, छत्तीसगढ़ के मन में मोदी, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी समर्थकों को तो ये समझ में आ रहा था, वो जरूर मोदी का नाम ले रहे थे, लेकिन जब चुनाव आया तब ये हमको समझ में आया कि न तो 2014 के जैसे अच्छे दिनों वाला लहर थी, न 2019 जैसी ये जो एयर स्ट्राइक की लहर थी जिसमें पाकिस्तान के प्रति लोगों के भाव ज़्यादा मुखर थे। इसलिए पूरे हर चरण में मुद्दे बदलने पड़े। आप देखिए कहाँ मंगलसूत्र से शुरू होकर प्रधानमंत्री मुजरे तक चले गए। प्रधानमंत्री की आखिरी चुनावी सभा हुई, उसमें वो 7 पुश्तों के पाप गिनाने तक की बात करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई प्रभावी मुद्दा नहीं था, इसलिए बार बार चीज़ों को बदलना पड़ा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में से एक चीज़ को निकाल कर ये कहा गया कि मुस्लिमों को आरक्षण, उसको इस्टेब्लिश भी किया गया और ये भी कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुस्लिमों को जो है ओबीसी का आरक्षण जो ले रहे हैं वो नहीं लेने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ यही 10 साल में आप मुस्लिमों के लिए कोई भेदभाव आपने नहीं किया, अब सरकारी योजनाओं का लाभ उनको भी बराबर देते रहे, कहीं कोई वो स्थिति नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों में विरोधाभास जो नज़र आ रहा था, जिस तरीके से ये कहा गया कि अभी तो ट्रेलर है और आगे आप देखिए कि कैसा काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये मुद्दों का अभाव का चुनाव था, नई नई चीज़ें गढ़ने की कोशिश की। इसके उलट राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा और अपने मुद्दों, अपनी गारंटियों को लेकर लगातार स्थिर रहे, वो उन्हीं बातों को करते रहे, बार बार उस चीज़ों को दोहराते रहे कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है, एससी का हक मारा जा रहा है, उनको हक हम दिलाएंगे। अखिलेश यादव जो है पीडीए का फार्मूला लेकर आए। यूपी का चुनाव हर बार फार्मूले का चुनाव होता है, कभी एमवाय समीकरण काम करता है, कभी जो है ब्राह्मण दलित समीकरण काम करता है, तो इस तरीके के समीकरणों के साथ वो आए, तो निश्चित तौर पर उसका असर हुआ कि जातिगत भेदभाव वाली जहाँ बात हुई, तो जो जिन राज्यों में उसका असर होता है तो उत्तर प्रदेश खासा प्रभावित होता है, तो वो असर हुआ, तो वो परिणाम में भी हमको झलक वहाँ पे दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में ये मुद्दे नहीं चले थे विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में भी नहीं चले, चूँकि मध्य प्रदेश का संगठन बहुत मजबूत है, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ताओं का काम बहुत मजबूत है। मध्य प्रदेश में उनने जो है पन्ना प्रभारी तक को पूरे मॉनिटरिंग पे रखा था, तो वो कमियां जो बीजेपी संगठन ने यहाँ पर दूर करके रखी, तो उसका परिणाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरे राज्यों में ये शायद वैसी स्थितियाँ हुई नहीं, संगठन को उतना तवज्जो नहीं मिली, मनमाफिक निर्णय लिए गए, तो शायद इसकी ये वजह है कि कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ रहा है उससे वो तादाद में वहाँ के नहीं स्थापित कर पाए। शायद एक बड़ी वजह ये रही कि जिसकी वजह से ये इस तरीके के नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो गुप्ता जी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं मोदी की एक जो छवि थी उसको डेंट लगा है, लेकिन 52 से 100 तक पहुंचती दिख रही है कांग्रेस। तो एक टैग लगा हुआ था राहुल गांधी पे, क्या वो आप मिटते देख रहे हैं? और स्वीकारोक्ति बढ़ती दिख रही है क्या राहुल गांधी की, या इससे बदलाव होगा कांग्रेस में? जो स्वीकारोक्ति तो पहले ही हो गई, जो स्वीकार्यता है वो एक इंडिया गठबंधन बना
तभी लोगों ने स्वीकार कर लिया उनको। यदि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों साथ में हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साथ है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया। और इसके लिए जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही, जिसके कारण उनमें काफी परिवर्तन आए। आप याद करिए कि 2019 के चुनाव से पहले तक राहुल गांधी तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल अहंकार से भरे हुए हैं, कोई भी भाषण देते थे, कुछ भी करते थे, तो वो उनकी भाषण में अहंकार दिखता था। लेकिन इस बार क्या है, बिल्कुल सॉफ्टनेस थी उनके भाषण, वो बहुत रिलैक्स थे। जबकि उसकी तुलना में आप देखना प्रधानमंत्री जी के भाषण में बहुत तल्खी थी जी। और आप उनका जो एक केमिस्ट्री देखिए, अखिलेश यादव और उनके बीच की केमिस्ट्री कई बार चुनाव के दौरान सामने आई। तो तेजस्वी यादव का तो मुझे लगता है ये जो मछली मटन के चक्कर में उनके ज्यादा नुकसान हो गया। ये जो वीडियो नहीं डालते ना वो मछली मटन खाते हुए हवाई जहाज में, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनकी इज्जत बची रहती है, या फिर उत्तर प्रदेश जैसा वो कुछ परिणाम दे देते। उन्होंने कोशिश तो नई टीम के साथ पूरी की। अब टीएमसी अलग थी, लेकिन टीएमसी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, वहां फ्रेंडली फाइट की उन्होंने, पूरी कोशिश की एक स्ट्रेटजी के साथ कि जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ना जाए। उन्होंने एक अपने विकल्प खुले हुए रखे थे। तो कई जगह देखी ना, जैसे पंजाब में ये इस तरह की स्ट्रेटजी सामने आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता था। और बहुत सारी चीजें आप देखो, पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं आए, विवादास्पद बयान नहीं आए जिससे एक नैरेटिव बदले या नुकसान हो। तो कई चीजों पर आप देखिए जो कंट्रोल था, राहुल गांधी ने जो कंट्रोल करना चाहिए था वो कंट्रोल किया। उसका परिणाम ये है कि आज वो की जो 52 सीटें थी वो करीब 100 तक वो पहुंचने वाले हैं और अपना एक रिवाइवल हो रहा है कांग्रेस का। ये जो रिवाइवल है ये निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा, ये इस तरह के जो नतीजे हैं। अन्यथा वो पूरी कांग्रेस इस चुनाव में यदि उसे चांस नहीं मिलता तो पूरी कांग्रेस आपको डिप्रेशन में दिखाई देती या कांग्रेस में भारत की तरफ हम बढ़ रहे हो। तो बयानों के जरिए जिस तरह से धारा को मोड़ देते थे प्रभु जी बीजेपी वाले, या प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता, चाहे गुजरात चुनाव देखें, चाहे हम ये पिछले 2 चुनाव देखें, कोई एक बयान पकड़ के वो धारा को मोड़ लेते थे और अपने फेवर में कर लेते थे। वो फार्मूला इस बार सफल नहीं हुआ, तो उसके पीछे क्या वजह रही? क्योंकि बयान तो सैम पित्रोदा का भी आया था, जिस तरह से वो घोषणा पत्र में से निकाल के लाए थे मुस्लिम आरक्षण वाली बात, जिस तरह से मोड़ने की कोशिश की, ध्रुवीकरण की कोशिश की, वो सफल क्यों नहीं हुई? देखिए ब्रजेश जी, जैसे मैंने कहा कि कोई खास लहर नहीं थी, आपने प्रयोग लगातार करते रहे ना, तो इस बार उतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम केवल बयानों तक सीमित था। 2014 में जब आप आए सरकार में तो उसके पहले मुजफ्फरपुर के दंगे हुए थे बहुत भयंकर उत्तर प्रदेश में, एक उसका असर था। हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में आप सफल रहे, बहुसंख्यक वोट आपने खींचे अपनी तरफ, 80-20 का जो फार्मूला है उस पर पूरी तरह आपने काम किया। अब याद कीजिए ना कि मध्य भोपाल का इसी उदाहरण ले लीजिए कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का नाम यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आया, बीजेपी ने उस प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दे दिया जो एक दिन पहले बीजेपी कार्यालय गई थी, उनको कोई पानी पिलाने या कुर्सी ऑफर करने वाला भी नहीं था। बिल्कुल, प्रज्ञा सिंह यदि कहती थी कि मुझे टिकट चाहिए तो कोई उनका आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं था। अचानक वो उम्मीदवार हो गई, उन्होंने दिग्विजय सिंह को 3,70,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। तो ये जो बीजेपी ने जिस तरीके से ये फार्मूला लगाया, तो प्रज्ञा सिंह के तो अकेले नहीं जीती थी, उनके जीतने के साथ कई सीटों पर उसका असर पड़ा था पूरे देश भर में। उस तरीके का कोई इस बार कोई समीकरण बीजेपी नहीं बना पाई। उनको ये लगा कि मोदी नाम की महिमा ही चल निकलेगी और उसी पे पूरा काम हो जाएगा। दूसरा, उनको लगा कि राम मंदिर बन गया है तो वो राम का नाम आप देखिए कि बीजेपी के तमाम नेताओं के भाषण में राम मंदिर का जिक्र होता था। उसको लेकर राहुल गांधी से लेकर सबको न्योता ठुकराने को लेकर उन पर क्या तंज कसते थे। लेकिन ये एक चीज़ जो है इस देश का एक मिजाज है कि जो मुद्दा पूरा हो गया उस पर फिर अब जनता बहस नहीं करना चाहती, उसको लेकर दोबारा नहीं आना चाहती, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, लोग वहाँ दर्शन कर रहे हैं। अब लोगों को ये मालूम है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है, जिसको मुस्लिम समाज ने भी पूरी तरह स्वीकार कर लिया, जिसको लेकर कहीं कोई पहले जैसे दंगे होते थे, विरोध होता था, वैसा कुछ नहीं हुआ है। तो लेकिन एक मुद्दा भी उठा था कि वो मंदिर में ताला लगा देंगे, तोड़ देंगे, मस्जिद बन जाएगी। ये उठाने की कोशिश की गई ना, जनता को हजम नहीं हुई, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था कोई है जिसका फैसला सभी कोई मानते हैं तो वो अदालत है, और सर्वोच्च अदालत का फैसले के तहत बना। तो मंदिर बन गया तो लोगों को दर्शन की सुविधा हो गई, तो अब वो मुद्दा वैसा नहीं रहा कि अब वो उतना असरकारक नहीं रहा। मंदिर ना बना होता तो शायद वो मुद्दा कुछ असरकारक होता, लेकिन आप उसी मुद्दे को चलाते रहे, आपको लगा कि इसका लाभ मिल जाएगा। आपने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा कर दी कि अगले 5 साल तक लोगों को मुफ्त अनाज देंगे, तो जो चीज़ लोगों को मिल रही है तो लोगों को फिर ये लगता है कि ये तो हमको लगातार मिल ही रही है,
आगे भी मिलती रहेगी, तो वो मुद्दा जो है वो लाभार्थी जो है आपकी तरफ नहीं आने वाला, वो दूसरा जो ज़्यादा फायदे की बात कर रहा है उधर जाने वाला है। इसको अब 2018 के चुनाव से मैं बताता हूं ब्रजेश जी। 2018 के चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान ने अचानक एक रात को अचानक जो है निर्णय लिया और किसानों के खाते में 2 साल के जो है गेहूं खरीदने का बोनस डाल दिया। लोगों को सुबह एसएमएस दिखे, बड़ी खुशी हुई उनको कि बिना मांगे मुराद मिल गए, उनको एसएमएस में पैसे मिले। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस ने जो है उस समय वो 10 दिन में कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी। जनता ने, लोगों ने, किसानों ने पैसे ले लिए, लेकिन वो कर्ज माफ़ी की तरफ वो चलेगा। और देखिए 18 में मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति आ गई थी और कांग्रेस सरकार बनी भी। तो इस तरीके का प्रभाव होता है। तो आप जो लॉलीपॉप जो है वो तत्काल असर करता है। यदि आप उसको पहले ही उसको लॉलीपॉप रोज़ खिला रहे हैं तो उसका स्वाद जो है अब उसको वो इस तरह आकर्षित नहीं करता है। तो एक शायद ये भी एक बड़ा कारण कि जो लाभार्थियों की जो बार बार बात की गई, चूँकि उनका लाभ मिल ही रहा है, आगे भी मिलना है, तो वो ऐसा कन्वर्ट नहीं हुआ। इसके उलट कांग्रेस न्याय की बात कर रही थी, नई नई गारंटियाँ लेकर आई थी, तो शायद वो भी कहीं पे उसका असर हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश की हम तुलना करेंगे तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से लाडली बहना ने कमाल किया था कि लोगों को मिल रहे थे, और कांग्रेस की घोषणा में जो सिर्फ घोषणा थी, तो जो मिल रहा था नगद हाथ में आ रहा था, उसी समय ताज़ा ताज़ा मिलना शुरू हुआ था। और उसमें ये था कि आज आपको 1250 मिल रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद वो उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 3000 कर देंगे। प्रचार ये किया गया कि 3000 मिलेंगे अब, तो लोग उसको लेकर। चलिए मैं रोक रहा हूँ आपको प्रभु जी, कुछ परिणाम आने लगे हैं, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत की जीत दर्ज हुई है। बस्ती से सपा के राम प्रसाद चौधरी जीते हैं। कौसम्बी से सपा के पुष्पेंद्र सरोज जीते हैं। देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि जीते हैं। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता जीते हैं। मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि बीरा की जीत दर्ज हुई है। तो जीत का सिलसिला, परिणाम आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक रुझान आ रहे थे, अब परिणाम में तब्दील होने लगे। चलिए अब सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद पहली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जनता को प्रणाम करता हूं। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ऐसा प्यार दिया है कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूं। तो ये शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। विदिशा में जीतने के बाद वो पहली प्रतिक्रिया दे रहे थे मनोज जी। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा है कि भ्रम और डर तो दोनों तरफ से दिखाया जा रहा था। क्या हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आपकी एक भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, आपका हक उनको दे देंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस डर दिखा रही थी कि संविधान खतरे में है, बदल देंगे, 400 पार आ गए हैं तो। और ये डर दोनों तरफ से था। तो क्या वजह रही कि प्रधानमंत्री के डर और भ्रम पर लोगों ने भरोसा नहीं किया? राहुल गांधी ने जो दिखाया, कि आपको लगता है उस पर भरोसा किया कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, अगर राहुल गांधी के उस पर किया होता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें तो मिलना थी। बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री के पे किया होता तो उत्तर प्रदेश में ये हाल नहीं होते। लेकिन पूरे देश में ना कोई एक जैसी लहर थी, ना एक जैसे मुद्दे। हर चरण में आप देखिए अलग वोटिंग टेटक्स रहा। आप देखिए, जिस बीजेपी को कहा था उत्तर भारत की पार्टी सेचुरेशन में रहेगी, तो आप देखिए उत्तर भारत में उसको या पश्चिम जो दक्षिण भारत में उसको फ़ायदा हो गया। हम देख रहे हैं केरल में उसका खाता खुल गया, तेलंगाना में सीट बढ़ गई, आंध्र प्रदेश में खाता खुल गया, तमिलनाडु में बड़ी उम्मीद थी और कर्नाटक में उतना नुकसान नहीं हुआ। उड़ीसा में सरकार बन गई जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। उड़ीसा में बीजेपी ने लोकसभा बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन जो बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो राजस्थान में हुआ है और पंजाब में हुआ है और महाराष्ट्र में कुछ हद तक,
तो ये नुकसान इतना बड़ा था कि उधर जो भरपाई हुई है वो कम पड़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि हर राज्यों के हिसाब से जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने अच्छी बेहतर रणनीति बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने सारे चुनाव को एक ही लाइन पर लड़ने का प्रयास किया, जिसका नतीजा ये हुआ। क्योंकि आप देखिए, जब उम्मीद का चुनाव था 2014 तब स्थिति अलग थी, जब 2019 में स्थितियाँ अलग थी, राष्ट्रवाद की बात थी। क्योंकि देखिए कारगिल के बाद हमने देखा था कि बीजेपी को भी अच्छी खासी जीत का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश जब बना था तो इंदिरा गांधी को बम्पर जीत मिली थी। तो जो राष्ट्रवाद के ऐसे मुद्दे होते हैं जो पूरे देश में एक जैसे हावी होते हैं। लेकिन जब हमने कई बार हम सब बैठे हैं, प्रभु जी बैठे हैं, चर्चा की है कि बिना लहर का चुनाव था, उसके बावजूद अगर ये बीजेपी जो गच्चा खाई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिहार में उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया, महाराष्ट्र में कुछ हद तक उसकी भरपाई कर ली है, लेकिन जो बड़ा गच्चा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने खाया कि राम मंदिर भी था वहाँ लाभार्थी भी थे, वहाँ पे योगी का मोदी का डबल इंजन की सरकार भी थी, बुलडोजर भी था, जिसकी डिमांड दक्षिण भारत के राज्यों से आई थी कि अगर वहाँ पे ऐसी सरकार बनेगी, विपक्ष पे चल गया इनके ऊपर ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार होता है कि जब उल्टा हाथी जब दौड़ता है तो अपनी फौज को रोक देता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, जिसका खामियाजा पूरा एनडीए भुगत रहा है, वो पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ रही है। आप देखिए, अगर जो 35 से 40 सीटें बीजेपी वहाँ कम से कम 32-33 सीटें गंवा रही उत्तर प्रदेश में, अगर वो 33 सीटें जीत लेती तो संभवतः वो अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेती या उसके आसपास पहुँच जाती, इक्का दुक्का सीट की ज़रूरत पड़ती। तो ये जो बार्गेनिंग शुरू होगी, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार है, यहाँ तक कि एक पार्टी वाले जो जीतन राम मांझी हैं वो भी कहीं भी जा सकते हैं। जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी है, उनके भी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तेजस्वी ने पहले उनको भी ऑफर दिया था जब उनके पिता का बंगला खाली कराया गया था, जब पशुपतिनाथ ने पार्टी पर कब्जा किया था और बीजेपी ने एक तरह से पल्ला झाड़ लिया था बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन वो चिराग थे, वो डटे रहे। लेकिन क्या चिराग अब भी डटे रहेंगे, या अगर वो रहते हैं तो मंत्री पद मांगेंगे? अभी तक ये था पिछली 2 सरकारों में कि मोदी या बीजेपी सरकार की मर्जी होती थी, उतनी बड़ी पार्टी को, शिवसेना जैसी बड़ी पार्टी को कहते थे 1 पद देंगे हम। वो जनता दल यूनाइटेड से 17 सांसदों वाली पार्टी को भी कहते थे हम आपको 1 मंत्री पद देंगे। विभाग कौन सा होता था, ये मोदी की मर्जी पे होता था। लेकिन क्या वो मर्जी चलेगी? क्या आज की तारीख में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू 1 या 2 मंत्री पद से मान जाएंगे? क्या वो ऐसे छोटे मोटे विभाग मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। प्रभावशाली उनको विभाग चाहिएंगे। जीतन राम मांझी भी वही चाहेंगे, चिराग पासवान भी चाहेंगे। तो फिर बीजेपी अपने एजेंडे को जब लागू करना चाहेगी और कब तक इनके हाथ में खेलेगी, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं होगा। क्योंकि 2 बड़ी पार्टी, इतना बड़ा खतरा है ये नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का। क्योंकि आप बिहार में तो एक बार टूट कर सोच सकते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में आप ये नहीं सोच सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की तरह कोई इतना बड़ा उनके पार्टी में नेता हो जो बीजेपी के इशारे पे बगावत कर देगा और 10 सांसद तोड़ के ले आएगा। या नीतीश की पार्टी में भी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि नीतीश भी राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं। अभी तक भले कहा जा रहा था, ट्रेंड देख चुके हैं तो समझदारी से ही बिल्कुल, वो तो 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं। वो जैसे पहले हम देखते थे कि इस तरफ से सांसद उठे, इस तरफ चले गए, विधायक इधर चले गए और सरकार चली गई। संबित सरकार भी गुप्ता जी को भी याद होगा कि ऐसे ही बनी थी कि इधर के लोग उठे इधर चले गए कि हमारी इनमें आस्था नहीं है। हमने ऐसा वहाँ देखा आएगा हरियाणा में कई बार, जो आयाराम गयाराम की बात होती थी कि इधर बैठा विधायक उठ के उस तरफ चला गया, वहाँ की सरकार बन गई, उठ के इधर आ गया, यहाँ की सरकार चली गई। इसी विधानसभा चुनाव में हमने कई सारे उम्मीदवार देखेंगे। इसी मध्य प्रदेश में देखे हमने मुरैना जिले में कि कांग्रेस ने टिकट काटा, वो बसपा का टिकट ले आते हैं, शाम को कांग्रेस ने टिकट दिया, जो इसको कांग्रेस का टिकट मिला था वो बसपा का टिकट ले आया था। तो ये राजनीति में कोई नैतिकता बची नहीं है। तो जाहिर सी बात, और जो 10 साल तक जो बीजेपी के अंदर के जो नेता थे, जो चाहे नितिन गडकरी और राजनाथ हो, क्योंकि पिछली बार ये खबरें आई थी कि इन दोनों को मोदी मंत्री नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन संघ के दखल से बनाया गया। तो अब तो नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव जीते हैं, संघ के चहेते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और जिन परिस्थितियों में उनको हटवाया गया था छापे के बाद, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर कोई खलबली नहीं मची है। सारे नेता मौके की तलाश में थे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के साथ साथ जो बीजेपी के अंदर के बड़े नेता हैं उनको भी एक मौका हाथ लग गया, और जो नेता खुद को अभी तक डरा हुआ महसूस कर रहे थे, भले ये बात केजरीवाल ने मजाक में कही हो कि चुनाव के बाद जो है योगी आदित्यनाथ खतरे में होंगे, क्योंकि आप देखिए हरियाणा में अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री अपनी सभा में कहते हैं कि ये देखिए खट्टर जी मेरे संग मोटरसाइकिल पे घूमते थे, स्कूटर पे, लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी और अब परिस्थितियां अलग हो गई हैं। मनोज जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, और इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। शंकर ललवानी की जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। भारी संख्या में बीजेपी दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ता,
शंकर ललवानी की जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं महापौर इंदौर के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति की जीत है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसकी जीत है। यह जीत इंदौर की जनता की जीत है और ये जीत मोदी जी को समर्पित है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, और आप अगर देखेंगे तो लगभग पिछली बार भी इतने ही वोट पड़े थे, 15 लाख कुछ हज़ार, और लगभग इस बार भी वोट उतने ही पड़े हैं। लेकिन अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार वोट मिले थे उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में जनता का विश्वास है, मोदी जी की रीति नीति में जनता का विश्वास है। और इंदौर में जनता ने मन बना लिया था कि हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी को बड़ी जीत देंगे। तो इस चुनाव में एक और चीज़ देखने को मिली है गुप्ता जी कि छत्रपों का बोलबाला रहा है। चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, तो क्या बीजेपी को फिर विचार करना पड़ेगा? जिस तरह से छत्रपों को राजस्थान में कमज़ोर किया, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, अब उनको उतनी तवज्जो मिलने लगेगी। जो मनोज जी भी कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो नाराज़ हैं और अब वो खुलकर बोल सकते हैं, मुखर हो सकते हैं। वो तो बोलेंगे। देखिए, जो रीजनल पार्टीज की बात है वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये अलग तरह की राजनीति यहाँ है। अब देखो ना, 10 साल बाद वापस गठबंधन की राजनीति एक बार फिर हम वापस लौट रहे हैं, जो पहले 2014 तक हमने देखी थी, जिसके आखिरी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन उसके बाद तो मोदी जी बहुमत के आधार पर सरकार चलाते थे, उन्हें तो किसी सहयोगी की भी जरूरत नहीं होती थी। जिस चिराग पासवान का जिक्र अभी हो रहा था, वो चिराग पासवान ने जो अपमान झेला, उस अपमान के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो ये कहीं ना कहीं उस बहुमत का या उस व्यक्तित्व का असर था कि आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे थे, अपमान का घूट भी पी रहे थे। तो अब वो परिस्थितियां नहीं रही। तो अब आपको सरकार चलाना है तो बहुत सारे एजेंडे आपको छोड़ने पड़ेंगे, अपने बहुत सारी चीजों पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी चीज है, क्या इस चेहरे के साथ लोग जाएंगे क्या, कि आप जो है आपकी स्वीकारता होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जो जिस नाम पर आपने चुनाव लड़ा था वो बाकी जो दल है, अब तो हावी हो सकते ना, बहुत सारे ईडी सीबीआई के कारण आप समर्थन दिया था कई लोगों ने, लोगों को मौका मिलेगा कि जैसे आए थे वैसे चले जाएं। तो जो राजनीति है अभी, इसको जब लोग समर्थन देंगे, कितने दिन चलते हैं, क्या बंटवारा होता है, उसके बाद ये पता लगेगा कि आगे ये कितना चलता है ये। अन्यथा फिर वही जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी चुनाव जीतेंगे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कोई नया प्रधानमंत्री आएगा, एक डिबेट तो उन्होंने छेड़ी दी थी ना। तो वो देखिए, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी गठबंधन वाली सरकार चला पाएंगे, उनका स्वभाव नहीं है उस तरह का। हमेशा गठबंधन वाली सरकार एक नायडू, एक नीतीश कुमार, दो ही महत्वपूर्ण है। यदि मोदी नहीं तो फिर कौन बीजेपी में? नहीं, अब ये तो देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, आगे डिबेट जब फाइनल नंबर आएगा किस तरह का आता है। क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे हैं, उस नतीजे के बाद तो बहुत सारी चीजें एक साथ उठेंगी। अभी तक आप देखिए महाराष्ट्र में जो स्थिति है, लोग बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं संघ की लाइन से जो है उनके हिसाब से नहीं है, संघ ने काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश को भी उसी तरह से देख रहे हैं। तो संघ क्या सोचता है, संघ क्या कंटिन्यू करना चाहता है, मोदी जी को इसी एजेंडे के साथ करना चाहता है? तो बहुत सारी चीजों के लिए मुझे लगता है अभी अगले जो 24 घंटे हैं उसकी जो सियासत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सुल्तानपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही मनोज जी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी हार गई हैं। बीजेपी की मेनका गांधी चुनाव हार गई हैं सुल्तानपुर से। सपा के राम भुआल निषाद जीते। यहां पर राजा भैया को लेकर उन्होंने कहा था कि अब राजा रानियों के पेट से नहीं,
ईवीएम से पैदा होते हैं और राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया था। उनके जिलाध्यक्ष सपा के जिलाध्यक्ष से मिले थे और उनके कार्यकर्ताओं ने सपा का साथ दिया था, उनके लिए प्रचार किया था। एक बयान का लगता है खामियाजा भुगतना पड़ा मेनका गांधी। जी मनोज जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा था जो प्रभु जी भी बात करूंगा, गुप्ता जी, कि इस पूरे सीन में आपको नहीं लग रहा गुप्ता जी कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उसको आप कहाँ खड़ा पा रहे हैं? क्योंकि ना वो पंजाब में वो उस स्थिति में रहे, ना वो दिल्ली में उस स्थिति में रहे, और वो एनडीए और इंडिया के इतर एक ऐसा चेहरा हो सकते थे, विरोध का प्रतीक, जो आगे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन करके अपनी बची खुची साख है वो गंवा ली, क्योंकि ना दिल्ली में उनके हाथ कुछ आया, ना पंजाब में उतना अच्छा कर पाए वो। जो भी स्थिति थी वो तो उनकी ईडी और सीबीआई ने खत्म कर दिए थे उनकी राजनीति। आप देखिए जिस तरह से उनका उदय हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के को लेकर, पूरी सिविल सोसाइटी ने उनका सपोर्ट किया था, लेकिन आप उसी करप्शन में अंदर हैं, आपके मंत्री अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान तो करता है ना। आप मनीष सिसोदिया जी अंदर थे तो किसी को कोई समझते नहीं, एक चीफ मिनिस्टर के नाते कहीं ना कहीं ये बात तो होती है कि आप मुख्यमंत्री हैं और इसके बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे और जेल जा रहे हैं। तो ये जो हठधर्मिता है राजनीति में, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। लोगों को लगता है कि मतलब आप पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, यदि आप इतने ही सिद्धांतवादी हैं तो वो भी तो नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनकी जो छवि को डेंट तो लगाई दी है ना, कि वो जो है उस तरह का जो उनकी इमेज थी वो उनका नुकसान हो गया उसका। चलिए सीधे उत्तराखंड चलते हैं, जहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी 5 सीट जीतने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा टपकेश्वर। तो चलिए भोपाल से खबर आ रही, शिवराज सिंह चौहान जीत के बाद उनके निवास पर जश्न मनाया जा रहा है। भोपाल स्थित आवास पर जश्न का माहौल है। शिवराज के भाई और समर्थकों ने किया डांस। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके भाई डांस कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? आधा घंटे का ही था। तो आप तस्वीरों में देख रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके भाई किस तरह से जश्न मना रहे थे, और चर्चा में हम बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।